देखिए चैप्टर नंबर 6 में जैसे मैंने और भी चैप्टर कराया सेम वैसे ही अभ्यास प्रश्न होंगे, चैप्टर वाले प्रश्न होंगे सब के सब। और इसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 110 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। इसमें देखिए इस प्रकार के सारे प्रश्नों का भी इसमें सॉल्यूशन भी एक साथ भी हमने कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 उतक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले अभ्यास वाले प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास वाले प्रश्न में है कि निम्नलिखित के नाम लिखने हैं आपके। जैसे आपका जो प्रश्न प्रश्न दिया हुआ है उसी को यहाँ पर इसको देखते हैं। कि ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उनको क्या कहते हैं। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है उनको क्या कहते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके दिए हुए हैं। उन सबके उत्तर और प्रश्नों के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको ध्यान दें। डायरेक्ट मैंने कि ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं उनको बोलते हैं सल्की एपिथीलियम। क्या नाम है? सल्की एपिथीलियम। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उनको क्या कहते हैं? उनको हम कंडरा कहते हैं। ठीक है, पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, और जो अस्थि से जोड़ता है उसको हम स्नायु का नाम देते हैं। क्लियर है? ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है तो भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। वही पानी का संवहन कौन करता है? जल का, तो जाइलम करता है। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है उसको हम वसामय ऊतक बोलते हैं, जिसको एडिपोज टिश्यू के नाम से भी हम जानते हैं। ई वाला क्वेश्चन में है कि सरल अधात्री संयोजी ऊतक क्या होते हैं। तो रक्त। ठीक है ना, रक्त को तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम देते हैं। मस्तिष्क में स्थित जो ऊतक होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तंत्रिका ऊतक। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें अगला पॉइंट ये है कि निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। ये किस प्रकार के ऊतक हैं, ये किस प्रकार के ऊतक, इन सब के ऊतक के मैंने नाम भी लिखे हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नों में आए हैं। अगले प्रश्न में त्वचा। त्वचा एक प्रकार की सल्की एपिथीलियम ऊतक है। पौधों का जो शीर्ष होता है वो विभेज्योतक ऊतक होता है। अस्थि क्या होती है? अस्थि एक संयोजी ऊतक होता है। वृक्कीय नलिका स्तर जो क्या होता है वो घनाकार एपिथीलियम होता है। संवहन बंडल क्या होता है? एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है। अब हम आएंगे आपको चैप्टर में अंदर वाले जो प्रश्न है, चैप्टर वाले प्रश्न, जैसे ये वाले प्रश्न, इनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ऊतक क्या है। ऊतक क्या है? देखिए ऊतक का मतलब होता है कि जब संरचना और कार्य में समान इकाई कई कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य करती हैं तो उन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। यानी संरचना और कार्य को करने के लिए जब समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक ही कार्य करने लगती हैं उनका नाम हम क्या देते हैं? तो टिश्यू देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। इनका उपयोग यही है कि इनका उपयोग श्रम विभाजन करना है। ऊतकों में क्या करना है? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब उनके कार्यों को बांटने का काम बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का है। क्लियर है? अगले पॉइंट, अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है? कह रहा है कि सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए कि जो सरल ऊतक हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कोलेंकाइमा, पेरेंकाइमा और स्केलेंकाइमा। इससे एमसीक्यू सब दिए हैं, आपको सब बताएंगे हम। तो चलिए 3 ऊतक जानते हैं। तो सरल ऊतक है, ठीक है ना, जटिल ऊतक के प्रकार नहीं है, सरल ऊतक के प्रकार है। वहीं आपको जटिल ऊतक के प्रकार पूछा जाएगा तो जाइलम और फ्लोएम का नाम आता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि जो प्ररोह का शीर्षस्थ विभेज्योतक होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका तने और जड़ की नोक पर, मतलब कि शीर्ष भाग पर पाया जाता है। जड़ की नोक का मतलब क्या होता है? शीर्ष भाग, और तना तो समझ ही रहे हैं। तो इनमें विभेज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो नारियल का रेशा होता है वो किस प्रकार के ऊतक का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये होते हैं आपके स्केलेंकाइमा ऊतक के। 3 ऊतक अभी हमने पढ़ा है, कोलेंकाइमा, पेरेंकाइमा और स्केलेंकाइमा। तो नारियल का जो छिलका होता है, जो रेशे होते हैं ना, वो काफी कठोर होते हैं। तो वो स्केलेंकाइमा ऊतक के बने होते हैं। पॉइंट क्लियर है? चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि जो फ्लोएम के संगठक हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्लोएम के जो संगठक होते हैं, यहाँ आप देखिए फ्लोएम के जो प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। तो चालिकाएं हैं,
साथी कोशिकाएं हैं, फ्लोएम रेसे हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा है। ये फ्लोएम के 4 प्रमुख संगठक हैं, चालिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, आपको ये पता है ये थ्योरी वाली क्लास नहीं है, ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ और एमसीक्यू फॉर्मेट कराने वाला हूँ। ठीक है, थ्योरी की क्लास मैंने कंप्लीट कराई है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उस ऊतक का नाम बताना है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो जो स्नायु पेशी ऊतक होती है, स्पेशली क्या पेशी ऊतक जो होती है, वो शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है। अब कह रहा है कि न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? तो जो न्यूरॉन होता है जिसको हम स्नायु कोशिका का नाम देते हैं, वो लंबी तार जैसी आकृति होती है इसकी, लंबी सी, जिसमें एक कोशिका शरीर, एक लंबा अक्षतंतु और अनेक डेंड्राइट्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपके न्यूरॉन्स में। थर्ड नंबर पॉइंट है कि हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताना है। हृदय पेशी के 3 लक्षण कौन-कौन से होते हैं? अनैच्छिक, इनवॉलंटरी होती है। ये अनुदैर्ध्य कह रहा है कि क्या होती है? पहली बात, ये धारी होती है, मतलब स्ट्रेटेड होते हैं। उसके बाद से इनकी जो कोशिकाएँ होती हैं वो आपस में ब्रांचिंग, मतलब जालीदार रूप से जुड़ी होती हैं, जिससे हम संकुचन का संभव हो पाता है। इस प्रकार से इनकी बात करते हैं। ठीक है? कह रहा है कि एरियोलर ऊतक का कार्य क्या है? देखिए, एरियोलर का मतलब होता है अंगों को जोड़ना, ठीक है ना? यानी अंगों को एक दूसरे से जोड़कर सहारा प्रदान करना, अंगों को लचीला प्रदान करना और चोट लगने पर ऊतक की मरम्मत के लिए एड्यू, वही आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जो एड्यूलर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चोट लग गया किसी टिश्यू को, तो उस टिश्यू को आपस में मरम्मत करने के लिए एरियोलर ऊतक ऊतक उसमें क्या करता है? काम करता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आपने इस चैप्टर से क्या-क्या सीखा है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? तो कोशिकाओं का, जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक पादप 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है विभेज्योतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। अगला पॉइंट, जो विभेज्योतक होता है जिसको मेरिस्मेटिक का नाम देते हैं, ऊतक एक विभाज्य ऊतक है और यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ पर पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र होंगे, जैसे नोड्स, तना, यहाँ पर विभेज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक की बात करें तो वो विभेज्योतक से बनते हैं, जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इनको सरल और जटिल ऊतकों में क्या करते हैं? तो वर्गीकृत करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। ठीक है? और जो आपके जाइलम और फ्लोएम है, वो जटिल ऊतकों के 2 प्रकार हैं। मैंने बताया अभी आपको, जो जाइलम और फ्लोएम है, वो जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। लेकिन आपको जब हम पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा की बात करेंगे, तो ये आपको 3 जो प्रकार हैं, वो सरल ऊतक के प्रकार हैं। एपिथेलियम, पेशी, संयोजी और तंत्रिका ऊतक, ये जंतु ऊतक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट। इस चैप्टर से बहुत अच्छे-अच्छे एमसीक्यू मिलने वाले हैं आपको और इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जाम के लिए। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की आकार, स्तंभाकार, रोमीय, ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान जो संयोजी ऊतक हैं, उसके विभिन्न प्रकार हैं। क्या-क्या हैं? तो एरिओलर ऊतक है, एडिपोज मतलब जिसको हम वसामय बोलते हैं, अस्थि है, कंडरा है, स्नायु है, उपास्थि है और रक्त है। ये सब के सब आपके संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित है, अरेखित है और कार्डिक है, जिसको हम हृदय पेशी का नाम देते हैं। यानी पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो संवेदना को प्राप्त करता है और उसको संचालित करने का काम करता है। क्लियर? अब यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं। अब आपको इस चैप्टर से कंप्लीट एमसीक्यू। मैं आपको बता दूं, जो भी यदि बुक को पढ़ने का इच्छुक ना हो, तो आप इसको केवल पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख सकते हैं। ठीक है ना? प्लीज़ यदि पहली बार है, तो एक रिक्वेस्ट है आपको, एक हेल्प के तौर पे आप शेयर ज़रूर कर दें, इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। पहली बार है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लें, ठीक है? बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे कि वीडियो रोज़ आ रही है आपको, तो आप भूल जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो बेल आइकन को करेंगे तो नोटिफ़िकेशन आपको मिलता जाएगा इसका। क्लियर है?
और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे आप, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से पॉइंट हम। चलिए, पहला पॉइंट है आपका एमसीक्यू का कि ऊतक की परिभाषा क्या है? देखिए, सारी चीज़ों को मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में एकदम प्यारे तरीके से लेके आए हैं, जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्लियर है? चलिए, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ऊतक की जो परिभाषा है वो क्या है? ऊतक की परिभाषा यही है कि समान आकृति और कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। पौधों में जल और भोजन का परिवहन किससे होता है? तो ये होता है वाहक नलियां से। तो वाहक नलियां कौन कौन सी होती हैं? तो जाइलम और फ्लोएम होती हैं। ये वाहक नलियों के द्वारा भोजन का और जल का परिवहन होता है। थर्ड नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि पौधों में जीवन भर विभाजन करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो जीवन भर विभाज जो करने वाले ऊतक हैं उनका नाम है विभेज्योतक ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन क्यों होता है? क्योंकि उनकी अलग अलग कोशिकाओं का समूह विशेष रूप से कार्य करता रहता है, इसलिए उनके श्रम विभाजन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि अमीबा में कौन कौन से कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं? देखिए, उनमें जो कार्य होगा वो गति भी होगी, भोजन लेना भी होगा और गैसीय विनिमय का उत्सर्जन भी होगा। ये आपका सभी के सभी आपके आंसर इसमें सही है। 6 नंबर की तरफ आते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीव में सभी जीवन क्रियाएं कौन पूरी करता है? ये जो पूरी करने वाली हैं, ये आपके एक ही कोशिका होती है। क्या होती है? एक ही कोशिका। पौधों में वृद्धि के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार हैं? तो वृद्धि के लिए मैंने बताया, वहां पर विभेज्योतक ऊतक क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो एक बार सेशन को शेयर कर दें प्लीज। सेशन को शेयर कर दें और वहीं शेयर वाले ऑप्शन के बगल में आपको एक हाइप का ऑप्शन होगा। क्या होगा? हाइप। प्लीज वीडियो को हाइप कर दें। वीडियो दूर मतलब एक से ज्यादा बहुत लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करें। मैं इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करें। पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना? मोटिवेशन है मेरा कि आप एक लाइक दे देंगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है कि विभेज्योतक ऊतक की जो कोशिकाओं की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? इनकी विशेषता यही होती है कि ये अपने विभाजन की क्षमता को क्या कर देते हैं? तो इनकी इनकी जो उनमें विभाजन की जो क्षमता होती है, इसलिए इनकी एक विशेषता विभेज्योतक ऊतक की। प्याज की जो मूल के ऊपर हिस्से को काटने पर वृद्धि रुक जाती है, क्यों? क्योंकि उनके जो शीर्षस्थ होते हैं वो विभेज्योतक से हटा लिए जाते हैं, जिसके बाद से उनकी वृद्धि क्या हो जाती है? तो रुक जाती है। विभेज्योतक ऊतक को उनकी स्थिति के आधार पर उनके कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो उनको बांटा गया है 3 प्रकार में। कितने प्रकार में? 3 प्रकार। कौन-कौन से हैं आपके 3 प्रकार? आप उसको देखिए। ये जो 3 प्रकार है ना, वो हैं आपके, पहला है आपका पहला है आपका शीर्षस्थ विभेज्योतक। शीर्षस्थ विभेज्योतक इसमें क्या होता है? इसमें तने और जड़ दोनों में मतलब पौधे की लंबाई को बढ़ाने में काम आते हैं। पौधे की लंबाई को बढ़ाने में काम आते हैं। दूसरा जो होता है आपका, उसको बोलते हैं अंतर्वेशी विभेज्योतक। अंतर्वेशी, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो पौधों की जो गांठें होती है ना, इंटरनोड जिसको बोल देते हैं हम, गांठें होती हैं, उन पे स्थित होते हैं और ये पत्तियों और तनों को बढ़ाने का काम करते हैं। तना और पत्तियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तना और पत्ती को बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा पार्श्व विभाजन। पार्श्व विभाजन नहीं, पार्श्व विभज्योतक। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो जड़ें होती हैं, इनकी परिधि जो होती है ना, जो जितनी फैली हुई है, मतलब कि मोटाई को बढ़ाना है इनका काम। 3 प्रकार से समझ लिए। शीर्षस्थ में पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। अंतर्वेशी में जो तना और पत्तियां उनको बढ़ाने का काम होता है। पार्श्व में क्या होता है? इनकी मोटाई जो होती है ना, उनको मोटाई को बढ़ाने में ही काम करते हैं। क्लियर है? 11 नंबर की तरफ आते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? कि शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया कि जड़ों और तनों की नोक पर पाए। जड़ों की नोक का मतलब होता है कि सबसे लंबाई वाले ऊपर वाले पार्ट। पार्श्वीय विभज्योतक का कार्य क्या है? जस्ट मैंने बताया, पार्श्वीय विभज्योतक का जो कार्य है आपका, वो तने और जड़ की मोटाई को बढ़ाना है। क्लियर है मेरी बात? पत्तियों का निर्माण क्या होता है? वो अंतर्वेशी का होता है। जड़ों की लंबाई को बढ़ाने का काम क्या होता है? तो शीर्षस्थ का होता है। क्लियर है?
आइए अगला। अब कह रहा है कि अंतर्वृष्टि विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर? पत्तियों और ग्रंथियों के आधार पर पाए जाते हैं। पौधों में जीवन भर विभाजित होने की जो क्षमता होती है, वो ऊतक में होती है। वो कहाँ होती है? वो जो होती है वो विभज्योतक ऊतक में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। 15 नंबर की तरफ आते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि जो अस्थायी ऊतक है उनको बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कोशिका विभाजन का नाम देते हैं इसमें। क्लियर है? विभज्योतक कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? उनकी मुख्य विशेषता यही होती है कि इनकी कोशिका काफी भित्ति पतली होती है और ये स्पष्ट इसमें क्या होते हैं? तो केंद्रक होते हैं। ये विभज्योतक कोशिकाओं की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है। 17 नंबर की तरफ आते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। प्लीज वीडियो को हाइप कर दें। रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो को हाइप कर दें। जहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन होगा उसी के बगल में एक हाइप लिखा होगा, HYPE, उसको जरूर दबा दें और नीचे आकर के पॉइंट होगा उसमें एक बार, दो बार, तीन बार ही क्लिक होगा, आप उसको क्लिक कर दें। ठीक है? कह रहा है कि 17 नंबर पे आते हैं हम। 17 नंबर क्या कह रहा है कि जो विभज्योतक कोशिकाओं में जो राजधानी होती है वो क्यों नहीं होती है? इसका रीजन क्या है? वो क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि आपका जो क्योंकि वो बहुत अधिक क्रियाशील होती है और उसी के कारण उसमें राजधानी के बनने में बाधा बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी हम सही जवाब पाएंगे। कह रहा है कि प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों और तनों की नोक पर पाया जाता है। तने की परिधि या मूल की मोटाई किससे बढ़ती है? मैंने बताया अभी बढ़ती है कैम्बियम, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक। क्लियर है ना? पार्श्व विभज्योतक से जो जड़ों की मोटाई होती है वो बढ़ती है। 20 नंबर की तरफ कह रहा है कि अंतर्वृष्टि जो होती है, अंतर्वृष्टि विभज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पर्व संधियों पर, मतलब कि इंटरनोड और नोड्स पर पाए जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? कह रहा है कि विभज्योतक की कोशिकाएं धीरे धीरे क्या बन जाती हैं? जो बन जाती हैं उनको क्या नाम है? उनको बोलते हैं अस्थायी ऊतक। क्या बन जाती हैं? अस्थायी ऊतक। विभज्योतक कोशिकाओं में अस्थायी ऊतक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इसी प्रक्रिया को हम कह रहा है कि डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मतलब विभेदीकरण का नाम देते हैं। 23 नंबर की तरफ आते हैं। समझ में आ रहा है? प्लीज, आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक का बटन क्लिक कर दें। ठीक है? और एक प्यारा सा कमेंट करें आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और क्या आपको अगली वीडियो किस प्रकार की चाहिए वो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। अस्थायी ऊतक की विशेषता क्या है? अस्थायी ऊतक की विशेषता यही होती है कि ये अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। हमने अभी आपने क्या सीखा उसमें पढ़ा था। सरल अस्थायी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? जो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं वो एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक पाया जाने वाला जो सरल अस्थायी ऊतक है वो कौन सा होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो कौन सा है? वो होता है पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा ऐसा सरल अस्थायी ऊतक है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब कह रहा है कि जो पेरेंकाइमा की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? बहुत लोग लिग्निन युक्त मांग, लेकिन ये गलत है। इनकी जो भित्ति होती है वो काफी पतली होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेरेंकाइमा होता है, पेरेंकाइमा कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो पेरेंकाइमा कोशिकाएं जो होती है ना वो जीवित प्रकार की होती है, वो जीवित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि पेरेंकाइमा कोशिकाओं के बीच किस प्रकार का विन्यास पाया जाता है? तो इनके बीच में स्थान काफी रिक्त होता है, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी। पेरेंकाइमा कोशिकाएं प्रायः कैसे होती हैं? पेरेंकाइमा कोशिकाएं प्रायः किस प्रकार की होंगी? तो ये होंगी आपकी मोटी दीवारों वाली, कि पतली दीवारों वाली हमने पढ़ा है ना? है ना? कौन सा पढ़ा है? ये गलत ही है, सॉरी। ये होगा दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है। ये किससे जुड़ी होती है? तो दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है। अगला पॉइंट, पेरेंकाइमा का जो ऊतक होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है? पेरेंकाइमा का सबसे ऊतक का प्रमुख कार्य होता है भोजन का भंडारण। भोजन का भंडारण पेरेंकाइमा ऊतक का प्रमुख कार्य है। कह रहा है कि क्लोरेंकाइमा ऊतक का प्रकार क्या है? ये देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको याद रखिएगा। देखिए, क्लोरेंकाइमा ऊतक का जो प्रकार है उनका काम क्या है? प्रकाश का संश्लेषण करना और पेरेंकाइमा का भोजन का भंडारण करना। वही बात करें हम एरेंकाइमा, एरेंकाइमा किस में पाया जाता है? पॉइंट है 32 कि एरेंकाइमा किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है जलीय पौधों में। किस प्रकार के पौधों में? तो जलीय पौधों में एरेंकाइमा पाया जाता है। अगला पॉइंट है
कि अगला एरेंकाइमा में किसके कारण पौधे जल में तैरते हैं? एरेंकाइमा में जो आपका किस मतलब रीजन क्या होता है कि ये तैरते रहते हैं? इनका रीजन है कि इसमें सबसे बड़ी वायु गुहिकाएं होती हैं, वहां पे वायु भर जाती है जिसके कारण ये पौधे जल में तैरते रहते हैं। रिक्त स्थान नहीं होगा, ये होगा उनकी बड़ी वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं। पौधों में जो लचीलापन होता है, देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले ऊतक कौन कौन से हैं? उसको बोलते हैं कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा के कारण पौधे में लचीलापन प्रदान होता है। क्लियर है मेरी बात? कोलेंकाइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो कोलेंकाइमा जो ऊतक होता है वो पत्ती और तने के पर्णवृत्त में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कोलेंकाइमा कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली बात, कोलेंकाइमा जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पर मोटी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। नारियल का जो रेशा होता है वो किस ऊतक का बना होता है? कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है ये पॉइंट। तो वो बना होता है स्केलेंकाइमा से। क्या होता है ये? स्केलेंकाइमा से नारियल के रेशे होते हैं, छिलके काफी कठोर होते हैं, पहले भी बताए हैं हम इसमें। ऑप्शन नंबर 37 का सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? 38 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि स्केलेंकाइमा कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो स्केलेंकाइमा कोशिकाएं जो होती हैं, देखिए ये मृत होती हैं। क्या होती हैं? मृत होती हैं। क्लियर है मेरी बात? लंबी होंगी और लिग्निन से युक्त होती हैं और मोटी भित्ति वाली होती हैं। कौन सी? स्केलेंकाइमा। देखिए एक बार से आपको वीडियो देखने से नहीं होगा, आप उसको बार बार देखना पड़ेगा, या तो इसको आप नोट्स बनाने के तौर पे रख लें। स्केलेंकाइमा कहाँ पाया जाता है? स्केलेंकाइमा अभी जस्ट मैंने बताया, स्केलेंकाइमा जो पाया जाएगा वो बीजों और फलों के कठोर छिलकों में पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या होती है? ये मृत कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है? कह रहा है कि स्केलेंकाइमा का जो प्रमुख कार्य है वो क्या करता है? इसका कार्य यही है कि पौधे की मजबूती प्रदान करेगा और उनको कठोरता प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर बी। पौधों की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो उसके बाहरी परत को हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस का। मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस पर कौन सा पदार्थ लेपित रहता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये होता है क्यूटीन। किसका होता है? जो क्या करता है, पानी की जो क्षमता है ना, कि ज्यादा पानी की जरूरत उनको नहीं पड़ जाती है, उनके लेयर को ढका रहता है, तो क्यूटीन नाम का पदार्थ उसमें पाया जाता है। क्लियर है? स्टोमेटा को कौन सी कोशिकाएं घेरे रहती हैं? तो स्टोमेटा को घेरने वाली है रच्छी कोशिकाएं। कौन सी? रच्छी कोशिकाएं। 44 नंबर की तरफ आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो स्टोमेटा, मतलब जिसको हिंदी में रंध्रिका का नाम देते हैं, उनके द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ये स्टोमेटा के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आते हैं 46 नंबर की तरफ। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक कर दें एक बार, मोटिवेशन मुझे भी मिले कि मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। मैं कंटेंट आपके लोगों के लिए अच्छा बना रहा हूँ, अच्छा बना पा रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? 46 नंबर है, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी सोखने के लिए किस प्रकार के प्रवर्ध को रखती हैं? तो ये रखती हैं किस प्रकार के प्रवर्ध को? बाल जैसे प्रवर्ध को रखती हैं। ऑप्शन नंबर बी। कार्क की कोशिकाओं की भित्ति पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कार्क पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुवरीन। क्या नाम है? सुवरीन। क्लियर है? अगला पॉइंट 48 नंबर है। करा कि कार्क कोशिकाएं कैसी होती हैं? जो कार्क कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, बिना अंतःकोशिकीय स्थान वाली होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। जटिल ऊतक किससे बने होते हैं? तो जटिल जो ऊतक होते हैं, देखिए जटिल जो ऊतक होगा, जाहिर सी बात है कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से ही तो बना होगा, उसी को तो जटिल बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब आते हैं हम 50 नंबर, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक होते हैं? तो मैंने बताया था ये जटिल प्रकार के ऊतक हैं, जटिल अस्थाई ऊतक हैं। ठीक है? वीडियो कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। जाइलम का कार्य क्या है? देखिए जाइलम का कार्य यही होता है कि पानी और खनिज लवणों का संवहन करना। यही होता है जाइलम का प्रमुख कार्य। जाइलम किन किन घटकों से मिलकर बना होता है? देखिए पॉइंट आपको इतना डीप में मैंने दिया ना, कोई बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे पॉइंट आपको इसमें से मिलने वाले हैं, गारंटी है मेरी।
जाइलम कह रहा है कि किन किन घटकों से मिलकर के बना होता है। ये इसमें होती है चालनी नलिका, साथी कोशिका और पेरेंकाइमा और उनके रेशे, ये होते हैं जाइलम के घटक। क्लियर है मेरी बात? कह रहा है कि जाइलम पेरेंकाइमा का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है पानी का संवहन करना। ठीक है। जाइलम फाइबर का कार्य क्या है? तो इसका है पानी पहुंचाना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा। फ्लोएम का कार्य वहीं क्या है? तो फ्लोएम का कार्य है कि भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट, फ्लोएम के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्लोएम के आपके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। कह रहा कि फ्लोएम के कौन कौन से अवयव मृत होते हैं। अब मैं आपको बता दूं पहले इस वाले क्वेश्चन में जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन। वैसे इसकी बात ऊपर भी की गई है लेकिन जान लीजिए। पहला होता है चालनी। क्या होता है? चालनी। दूसरा होता है सहकोशिकाएं। क्या होता है? सहकोशिकाएं। ठीक है। तीसरा होता है कि जो आपकी फ्लोएम की मृदुतक होते हैं। ठीक है ना, फ्लोएम मृदुतक का मृदुतक कोशिकाएं बोल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद से है फ्लोएम रेसे। क्या है? फ्लोएम रेसे। और यही फ्लोएम रेसे क्या होती है? तो मृत होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट, फ्लोएम के कौन कौन से अवयव मृत होते हैं? सभी के सभी नहीं होते हैं, होते हैं केवल फ्लोएम रेसे। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 58 की तरफ आते हैं। 58 नंबर है, जटिल अस्थाई ऊतक को किस नाम से जाना जाता है? तो जटिल अस्थाई ऊतक को हम जानते हैं संवहनी ऊतक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 59 नंबर है कि अंगों को गति देने वाली जो विशेष कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं? ये विशेष कोशिकाएं कौन सी हैं? तो पेशी कोशिकाएं। कौन है? अंगों को गति यही देती है ना, पेशी कोशिकाएं, पढ़े भी हैं। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का मुख्य कार्य जो है वो ऑक्सीजन, आपके शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्म करना, दौड़ाना, भोजन, अपशिष्ट का परिवहन, ये आपके रक्त का प्रमुख कार्य होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। अगला 62 नंबर देखेंगे, पेशी ऊतक का कार्य क्या है? तो पेशी ऊतक का कार्य गति प्रदान करना है। कह कि जंतु ऊतक किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? तो जंतु ऊतक किसके आधार पर? उनके कार्य के आधार पर। भाई जंतु ऊतक तो वही होंगे, उनके जो कार्य होंगे उसी के आधार पर उनको हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। शरीर को ढकने और अंगों को अलग करने वाला ऊतक कौन सा है? ये जो ऊतक है ये कौन से ऊतक है? इसी का नाम है एपिथीलियम ऊतक। क्या नाम उसका? एपिथीलियम ऊतक। अब कह रहा है कि एपिथीलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? एपिथीलियम ऊतक त्वचा में, मुंह, आहार नाल, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कृपिका, यहाँ पर पाए जाते हैं। एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाओं का विन्यास कैसा होता है? इनकी जो कोशिकाओं का जो विन्यास होता है वो एक दूसरे से सटी और लगातार परत बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 67 की तरफ। 67 नंबर क्या कहता है कि रक्त, पेशी, संयोजी और एपिथीलियम ऊतक किस जीव में पाए जाते हैं? ये सभी के सभी पाए जाते हैं जंतुओं में। किसमें पाए जाते हैं? जंतुओं में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, जंतु ऊतक में एपिथीलियम ऊतक का कार्य क्या होता है? एपिथीलियम ऊतक का जो कार्य होता है वो रक्षा और अवरोध बनाना। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? एपिथीलियम ऊतक में कोशिकाओं के बीच के स्थान कैसा होता है? इनके बीच का जो स्थान होता है वो काफी कम होता है। ठीक है ना, बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा सेशन लग रहा है। सेशन लग रहा हो तो प्लीज एक बार मोटिवेशन दे दें आप लोग। मोटिवेशन क्या चाहिए हमको? तो आप लोग पता है, लाइक। प्लीज लाइक जरूर कर दें। और अच्छा लग रहा है तो जो दोस्त हैं जो तैयारी करने वाले हैं, एईडीओ के अभ्यर्थी हो चाहे बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, कोई भी अभ्यर्थी हो, इन सेशन को जरूर देखें, उनको लाभ मिलेगा इससे। अगला पॉइंट कह रहा है कि एपिथीलियम ऊतक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? एपिथीलियम का जो मुख्य कार्य है वो पदार्थों का आदान प्रदान और अवरोध बनाना है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला पॉइंट, एपिथेलियम ऊतक को नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? इसी को बोलते हैं आधार झिल्ली। क्या नाम देते हैं? आधार झिल्ली। रक्त नलिका या कूपिका के स्तर में पाए जाने वाला पतला और चपटी एपिथेलियम किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका स्तरित सल्की होता है। कैसा होता है ये? स्तरित सल्की नहीं, सरल सल्की होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्लियर है ना? अगला पॉइंट हम चलते हैं 73 नंबर की तरफ। 73 नंबर क्या कहता है कि आहार नली और मुंह के अस्तर में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है स्तरित सल्की, यहां पर पाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्तंभाकार एपिथेलियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका आंत के भीतरी स्तर। कहाँ पे? आंत के भीतरी स्तर में पाया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि स्तंभाकार एपिथेलियम की सतह पर बाल जैसी संरचना किसे होते हैं? तो यही होता है शीलिया, जिसको हम पक्षाप का नाम देते हैं, पक्षमाप। कह रहा है कि सीलिएटेड एपिथेलियम का कार्य क्या है? सीलिएटेड एपिथेलियम का जो कार्य होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पदार्थों का संवहन और मूवमेंट में सहायता प्रदान करना होता है सीलिएटेड एपिथेलियम का कार्य। क्लियर है? 76 नंबर देखेंगे कि त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं? तो ये व्यवस्थित होती हैं आपकी कि कई परतों में। क्या? कई परतों में त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। स्तरित सल की एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? अभी आपने जस्ट पढ़ा है, वो पाया जाता है त्वचा में। कहाँ पर? त्वचा में। श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करने वाली स्तंभाकार एपिथेलियम किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम पंच पक्षमापी स्तंभाकार बोलते हैं। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली का अस्तर बनाने वाला जो एपिथेलियम होता है वो कौन सा है? तो ये है आपका घनाकार। क्या है? घनाकार। ऑप्शन नंबर बी। ग्रंथिकाओं का निर्माण करने वाला एपिथेलियम किसे कहते हैं? उसको बोलते हैं, अच्छा वो घनाकार होता है। कैसा होता है ये? घनाकार नहीं, ग्रंथिल एपिथेलियम होता है। सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो संयोजी ऊतक होते हैं, ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? ये आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से सटी होती हैं, मृत और कठोर होती हैं, लंबी और स्तंभाकार होती हैं, लेकिन आपकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, कम जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? अब कह रहा है कि संयोजी ऊतक का जो अंतरकोशिकीय अधात्री होता है वो कैसा हो सकता है? तो ये होता है, जो संयोजी ऊतक का अधात्री होता है, जो इसका मैट्रिक्स होता है, वो जेली जैसी तरल और सघन या कठोर होता है। रक्त के तरल अंतरकोशिकीय भाग को हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा का। रक्त में कौन सी कणिकाएं निलंबित होती हैं? तो रक्त में जो कणिकाएं निलंबित होती हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनकी कणिकाएं क्या होती हैं? निलंबित होती हैं। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? ये संवहन करने का काम करता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। वहीं हम डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य की बात करें तो ये होता है रोग प्रतिरोधक कार्य को रोग प्रतिरोधक कार्य, मतलब जो हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता रखता है वो डब्ल्यूबीसी का है। क्लियर है? अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अस्थि ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? अस्थि ऊतक का जो मुख्य कार्य है वो शरीर को सहारा प्रदान करना है और उनको एक आकार देना है। अस्थि ऊतक किसमें निलंबित होती है? तो जो अस्थि ऊतक होती है वो निलंबित होने का काम कठोर अधात्री में होता है। अस्थियों को जोड़ने वाला जो लचीला और मजबूत ऊतक होता है उसी को तो हम लिगामेंट मतलब स्नायु का नाम देते हैं। वहीं पे हम कंडरा का काम देखते हैं, क्या क्या होता है? तो कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वहीं उपास्थि की मतलब कार्टिलेज की बात करेंगे तो काफी ये नरम मुलायम हड्डियां होती हैं
जो आपके कान में पाई जाती हैं, अस्थियों के जोड़ों में चिकनाहट प्रदान करना है, चिकना बनाना है। एरियोलर, एरियोलर जिसको हम एडिपोज टिश्यू का नाम देते हैं, ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्वचा और मांसपेशियों में पाया जाएगा, इनके बीच में पाया जाएगा। 93 नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम 94 की तरफ। कह रहा है कि जो वसा ऊतक का कार्य क्या है? तो वसा ऊतक का कार्य है ऊर्जा का संग्रहण और उसमें कुचालक का कार्य। यही तो है आपका ऊर्जा का कार्य, ऑप्शन नंबर बी। जो पेशी ऊतक होता है वो किसका निर्माण करता है? पेशी ऊतक का जो निर्माण है वो है आपका लंबी कोशिका, मतलब पेशी रेशा का निर्माण करना। ऐच्छिक जिसको हम वॉलेंट्री मसल्स का नाम देते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? जो आपके अकॉर्डिंग वो काम करे, तो वो होता है हाथ और पैरों में। हृदय आपके अकॉर्डिंग नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। आंत में भी अनैच्छिक है, फेफड़े की श्वसनी भी अनैच्छिक है। इस प्रकार ऐच्छिक क्रियाएं हाथ और पैर में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है कि जो ऐच्छिक पेशियों को क्या नाम दिया जाता है? ऐच्छिक पेशियों का नाम जो दिया जाता है वो कार्डिक पेशी का नाम दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, कंकाल और रेखित पेशी का नाम है, इसको काट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। इच्छिक पेशियों का नाम कंकाल पेशी या रेखित पेशी का नाम, कार्डिक पेशी तो आपकी अनैच्छिक पेशी का नाम हो जाएगा। क्लियर है? अनैच्छिक पेशियां पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? जैसे आपकी आंख की पलक हो गई, मूत्रवाहिनी हो गई, फेफड़ों की श्वसनी हो गई, यहाँ पर पाई जाती है अनैच्छिक। वैसे हृदय में भी पाई जाती है, दिया नहीं है, हृदय यहाँ से हो सकता है, बट ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे अब, क्योंकि कई सारे ऑप्शन इसमें साथ हैं। अगला पॉइंट 99 की तरफ आ गए हम। अनैच्छिक पेशी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो ये जो आपका जो आकार होता है वो लंबी होती है, ठीक है, और कैसा होगा? बेलनाकार होगा और बहुनाभीय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम बढ़ेंगे। लंबी होगा, बेलनाकार होगा और बहुनाभीय होगा। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कार्डिक जिसको हम हृदय पेशी को विशेषता क्या है? इसका विशेषता ये है कि जीवन भर लयबद्ध प्रसार और संकुचन, ये ऑप्शन नंबर बी। कार्डिक पेशी कोशिकाओं का स्वरूप कैसा होता है? ये जो स्वरूप होता है इसका, ये बेलनाकार होगा, शाखायुक्त होगा और एक केंद्रक वाली होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो तंत्रिका ऊतक है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? कि उत्तेजना को शीघ्र प्रतिक्रिया पर शरीर में स्थानांतरित करना, ये आपका तंत्रिका ऊतक का कार्य है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसी को बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या नाम देते हैं? न्यूरॉन्स। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है। इससे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई में भी पूछे जा चुके हैं, विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। न्यूरॉन में कौन सा भाग लंबा प्रवर्ध होता है? वो होता है एक्सान। क्या होता है? एक्सान आपका सबसे लंबा प्रवर्ध होता है। न्यूरॉन की जो सबसे छोटी शाखा होती है उसका नाम डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स छोटी होती है और लंबा प्रवर्ध जो एक्सान कहलाता है। क्लियर है? 105 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं 106 की तरफ। 106 कहता है कि एक न्यूरॉन की जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की विशेषता को रखती हैं? विशेषता यही है कि उत्तेजना को शीघ्र पूरे शरीर में ये स्थानांतरित करती हैं, यही न्यूरॉन की कोशिकाओं की विशेषता है। कई तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं तंत्रिका। क्या बनाते हैं? तंत्रिका, जिसको हम नर्व फाइबर बंडल का नाम देते हैं। करा कि अगला पॉइंट, तंत्रिका रेशे में गुजरने वाली संवेदना को क्या कहते हैं? तंत्रिका रेशे से जो गुजरने वाली की संवेदना है उसको हम तंत्रिका स्पंदन का नाम देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका और पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन किसके लिए आवश्यक है? यह है उत्तेजना के अनुसार गति को प्रदान करना, ये तंत्रिका और पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन है। अगला पॉइंट, चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि जो न्यूरॉन है इनकी कोशिका की लंबाई कितनी हो सकती है? इनकी कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर तक इनकी लंबाई न्यूरॉन्स की हो सकती है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। जैसे और चैप्टर मैंने पढ़ा, इसमें भी आपको अभ्यास वाले प्रश्न मिलेंगे। देखिए, यहीं से आपकी फिजिक्स शुरू होती है, ये फिजिक्स है। और आप देखे हैं कि जो बीपीएससी 71वीं हुआ है, बीपीएससी 71,
उसमें आपको न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। जब बीपीएससी में न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, तो आपको टीआरई वाले एग्ज़ाम में तो श्योर है आने वाला है। तो आपको इस सेशन को स्किप तो करना ही नहीं है और समझना है कि कैसे सॉल्व हुआ है। मैंने सभी न्यूमेरिकल्स कराएँगे आपको अभ्यास के प्रश्न में, उसके बाद से चैप्टर के अंदर वाले हैं उनको भी कराएँगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। सबका सब है, इसमें सॉल्यूशन है, डोंट वरी। कि एक एथलीट है जो वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास है 200 मीटर का और एक चक्कर लगाते हैं वो 40 सेकंड में। ठीक है, मान लीजिए वृत्तीय पथ है और जिसका व्यास का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है डी, वो 200 मीटर की है और ये चक्कर लगा रहे हैं 4 सेकंड में। ठीक है, मतलब 4 सेकंड में चक्कर का मतलब यहाँ से उसके परिधि पर चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, रास्ते जिसका व्यास इतना दिया है एथलीट का। हाँ ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद से वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आसान नहीं है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इसका मैंने सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या निकालना होगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। कि आपका जो व्यास दिया हुआ है आपका 200 मीटर दिया हुआ है ना। उसके बाद से उसकी जब त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी, 100 मीटर की। आपको जब एक चक्कर लगा रहा तो उसको 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। ये बताइए दूरी बनेगा तो उसके 2 पाई आर पे वरना बस सरकमफेरेंस पे बनेगा ना, तो वो एक सर्कल है। तो सर्कल का मतलब वृत्त है, वृत्त की जो आपकी जो सरकमफेरेंस होती है वही उसकी दूरी होगी। इसका मतलब वो 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर को नहीं 2 और 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7, 100 इसको करेंगे तो 4400/7 मीटर आएगा इसकी दूरी। अब आप ये बताइए ये दूरी जो जा रहा है वो कितने में जा रहा है, तो 40 सेकंड में जा रहा है ना। तो हम 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड की बात करेंगे 44/7 गुणे 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि अब 2 मिनट वो 20 सेकंड का टाइम लेगा तो उसका विस्थापन और दूरी कितनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताइए 2 मिनट और 20 सेकंड का मतलब कितना हुआ? इसका मतलब कि 140 सेकंड। ये बताइए 1 सेकंड इतना गया है, 140 सेकंड में कितना जाएगा? बस नॉर्मली हम 140 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका मतलब वो 2200 मीटर की दूरी तो गया होगा। लेकिन ये बताइए आप, वो कितने राउंड लगाएगा? तो राउंड लगाने के लिए जो आपका जो टोटल समय है, मतलब कि 140 सेकंड में 40 सेकंड से भाग देंगे 3.5 राउंड निकलेगा। 3.5 राउंड निकला कैसे? राउंड कैसे हम निकालें, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें हम पहले? तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम इसको देखेंगे, जो आपका राउंड लगा रहा है वो टोटल दिया हुआ टाइम है और कितने समय में वो जा रहा है, उसको भाग दे देंगे इसमें उठा करके, 3.5 इसके राउंड निकल जाएंगे। आप ये बताइएगा, नॉर्मल से क्वेश्चन का जवाब है कि 3 राउंड तो वो कंप्लीट कर लिया था। 3 राउंड में उसका उसका 1 राउंड, 2 राउंड और ये तीसरा राउंड, 3 राउंड में तो वो कंप्लीट कर लिया है। तो उसका विस्थापन कितना होगा, तो 0 होगा ना विस्थापन। लेकिन वो चौथे राउंड में जा रहा था, केवल हाफ राउंड जा रहा, मतलब यहाँ से आकर चौथे राउंड में यहाँ से आकर के केवल यहीं तक जा रहा है। इसका मतलब केवल हाफ जा रहा है, हाफ ही जा रहा है। हाफ जाने का मतलब क्या जा रहा है, उसका डायमीटर जा रहा है। तो डायमीटर जाने का मतलब क्या हुआ कि वो 200 मीटर जा रहा है। इसका मतलब विस्थापन उसका कितना हो जाएगा, केवल 200 मीटर का होगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आया। बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस अलग अलग हैं, उनको छोड़ दीजिए, नॉर्मल सॉल्यूशन को आप देखिए। ठीक है, ये पीडीएफ में ही मिलेगा आपको और इसको समझा भी दिया मैंने। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कि एक 300 मीटर का रास्ता है, जोसेफ ने जॉगिंग किया है, जॉगिंग करते हुए उसको 2 मिनट 50 सेकंड का टाइम लगा है। कहाँ से? ए सिरे से बी सिरे तक पहुंचने में। और फिर घूमकर 1 मिनट में वो 100 मीटर पीछे बिंदु की तरफ आता है जहां पे उसका पॉइंट सी है। अब बताना है कि जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग में क्या होंगे। कहां से कहां तक? पहला पॉइंट है कि सिरे ए से बी तक, सिरे ए से सी तक। समझिएगा, हम मान ले रहे हैं कि ए से बी तक आपका ये जो पॉइंट है वो एक रास्ता है जिसकी दूरी 300 मीटर की दी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि उसको 1 मिनट का टाइम लग रहा है और बी से पीछे की तरफ आता है घूम करके और 1 मिनट का टाइम लग रहा है और 100 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। ठीक है ना, वापस आ गया। तो बताना आपको औसत चाल, पहले बताना है आपको कि जब सीधे ए से बी तक गया होगा तो क्या होगा, उसके बाद ए से सी तक गया होगा तो क्या होगा। तो पहले हम ए से बी तक देखते हैं। ये बताइए, जब ए से बी तक गया होगा तो उसको टाइम कितना लग रहा है, तो 2 मिनट 50 सेकंड। 2 मिनट 50 सेकंड का मतलब हो गया 170 सेकंड, मतलब 2 मिनट का मतलब 100, 2 गुणे 100, 2 गुणे 60, 120 और 50 सेकंड मतलब 170 सेकंड। ए से बी तक गया तो 170 सेकंड लगा। ठीक है, लेकिन वहीं बी से सी तक आने में उसको 60 सेकंड का टाइम लग रहा है, इतना मैंने लिख दिया है।
वहीं पे आपको बात करें हम, यदि हम औसत चाल की बात करें ए से बी तक की, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय कितना लगा है। तो कुल दूरी तो हमारी 300 हो गई और कुल समय कितना लगा है, वापस आने की बात नहीं, ए से बी तक जाने में समय कितना लगा तो 170 सेकंड का। मैंने भाग दे दिया तो ये आ गया 1.76 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका औसत चाल निकल गया। डिफरेंस औसत चाल और औसत वेग में क्या होता है, औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय लेते हैं, लेकिन औसत वेग में क्या करेंगे, इसमें विस्थापन को देखा जाता है कि कुल विस्थापन कितना हुआ है और कुल समय कितना लगा है। तब विस्थापन भी तो वही होगा ना, ये से बी तक की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें विस्थापन भी तो 300 मीटर का ही है, तो 300 मीटर ये हो जाएगा। कुल समय भी आपका कितना है, आपका तो ये आपका है 170। मतलब कि जितना इसका औसत चाल है उतना ही इसकी औसत वेग भी है। क्लियर है। अगला पॉइंट की तरफ देखते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि ए से सी तक जाना है, तो ए से सी तक जाने में आप देखिएगा यहां से यहां तक आ रहा है, तो कुल दूरी तो आपकी 300, औसत चाल में कुल दूरी देना है ना, कुल दूरी आपकी कहां तक जाएगा भैया, ए से बी तक गया, फिर बी से वापस सी तक आया ना, इसका मतलब 300 चला और फिर 100 चला, इसका मतलब पहली जो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई, 400 चली गई। अब कुल समय की बात करेंगे तो पहले उसको 2 मिनट 50 सेकंड का मतलब 170 सेकंड, और फिर 1 मिनट और लगा है, इसका मतलब 170 सेकंड में 7 सेकंड और जोड़ देंगे, यानी 230 सेकंड हो गया। इसको भाग दे देंगे तो आपका 1.74 मीटर प्रति सेकंड आ गया। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए हम, अगला पॉइंट है इसका औसत वेग बताना है। तो औसत वेग मैंने क्या बोला है कि कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो भाई ये 300 गया, उसमें से 100 तो वापस आ गया ना, तो विस्थापन उससे कितना बचा, 300 में से 100 चला गया, इसका मतलब कि 200 मीटर का उसका विस्थापन बचा। लेकिन टाइम तो हमारा, टाइम में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, विस्थापन तो दूरी में चेंजिंग करता है ना, दूरी की मिनिमम दूरी की न्यूनतम दूरी होती है ना वो विस्थापन। लेकिन समय तो आपको उतना ही लगा, समय तो टोटल देखेंगे, समय तो आपको 230 सेकंड का ही लगा, इसका भाग देंगे तो 0.87 मीटर प्रति सेकंड आया। तो इसका मतलब ये आपका ए से बी तक का है और ये आपका क्या है, ए से सी तक का है। दोनों समझ में आ गया, सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, समझा दिया है मैंने। अगला पॉइंट ये करा कि जो अब्दुल की गाड़ी है वो स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और उसी रास्ते पर वापस लौटते समय जहां भीड़ है वो कम हो जाता है, उसका औसत चाल आपका क्या हो जाता है, अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। भीड़ कम है, मतलब भीड़ कम होने का मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई है, अब बढ़ करके 40 किलोमीटर प्रति आवर हो गई है। तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल बताना, एक फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 × पहली मतलब V1 मतलब कि पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल, 2V1 × V2, ऐसे आपने ये भी पढ़ा होगा ना कि 2AB/A+B, मैथमेटिकल वर्ल्ड टर्म में आपको ये भी पता होगा, जब आप मैथ्स के सॉल्व को सॉल्व करेंगे औसत चाल ऐसे ही निकाला जाता है। वही सेम इसमें भी बात है, दो स्पीड दिया हुआ है तो 2V1 × V2/V1 + V2, बस नॉर्मली आपको वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, चौथा नंबर कह रहा है कि एक मोटर बोट झील है जो विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो नियत त्वरण से चल रहा है। त्वरण का मतलब ए दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू आपका नियत विरामावस्था को मतलब 0 दिया हुआ है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन भी दिया हूँ, इसी को करा दे रहा हूँ। देखिए आपको यू दिया है, जब विरामावस्था से चल रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है इसमें यू 0 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद से आपको ए देखेंगे, जो आपका त्वरण है वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और टाइम आपको 8 सेकंड का लग रहा है। तो आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये है आपका गति। गति के 3 समीकरण आप पढ़ेंगे, आपको तीनों समीकरण अभी हम बताएंगे। इसमें आपका जो आपका सेकंड समीकरण है वो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। पहला जो समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी होता है, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा समीकरण ये, और तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये तीसरा समीकरण होता है। तो इसमें देखेंगे जो जो चीज दिया होता है उसी समीकरण का हम यूज कर लेते हैं। u दिया है, a दिया है, t दिया है, हमको क्या बताना है, हमको डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बताने के लिए हम किस में जाएंगे, इसमें आएंगे। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा नहीं भी नहीं दिया है तो भी से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हमारा ए दिया है, टी दिया है और यू दिया है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे आसानी से, यस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जीरो आपका यू है, टी आपका 8 सेकंड, 1/2, ए की वैल्यू आपकी 3 मीटर प्रति सेकंड है, और टी का मतलब 8 सेकंड, मतलब 8 × 8 कट गया, 2 चौक को 8, 8 चौक को 32, 96 प्लस 0, इसका मतलब कि 96 मीटर इसकी सही आंसर आ गया। अब ये देखिएगा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। क्या रहा है क्वेश्चन ये, एक गाड़ी की चालक है जिसका 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कार को
चला रहा है और ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद से कार का विपरीत दिशा में एक समान गति से त्वरित हो रही है। उसके बाद से कार 5 सेकंड में रुक जाता है। दूसरा चालक आता है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार को धीमे-धीमे ब्रेक लगाता है और 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पर पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल ग्राफ समय आलेखित करना है और ब्रेक लगाने के बाद पश्चात कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी उनको बताना है। चलिए, मैंने आपको अपने हिसाब से तो ग्राफ नहीं बन पाया, बट जो बन पाया उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे देखिएगा, यू की वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, पहले कार के लिए बता रहे हैं, जो पहला चालक है, पहली बार चला रहा है उनके लिए है, ठीक है ना, पहली चालक के लिए है ये। तो u बराबर आपका 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और लेकिन समय दिया है सेकंड में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। जब किसी भी स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है, मीटर प्रति सेकंड में, तो उसको हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेकिन किसी भी चीज को जब किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14.4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। उसके बाद से उसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो रुक रही है, तो उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 5 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको, लग रहा है ना। अब आएंगे अब दूसरी कार के लिए, पहले कार की तो बात मैंने कर ली, अब दूसरी कार की बात करेंगे। दूसरा कार क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 0.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्लियर है मेरी बात। अगला पॉइंट अब इसमें देखेंगे, इसमें आ गया। अब इसमें भी रुक रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी जीरो होगा और 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब ग्राफ प्लॉट करना आपको मैं सिखा रहा हूँ, देखिएगा। नीचे कभी भी हम समय को रखते हैं, मैंने समय ले लिया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 10 सेकंड तक है। उसके बाद से ऊपर वाली जो गति है आपकी, स्पीड है, वो मीटर प्रति सेकंड में हमने 2 से लेकर के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक लिया है। देखिएगा पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट क्या कह रहा है यहां से, कि आपको जो पहला लगा है, दूसरे वाला जो कार है वो 10 सेकंड का समय लगा है, तो हमने 10 सेकंड का समय लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद से जो पहला है वो 5 सेकंड का समय लगा है, तो हमारे यहाँ पर 5 सेकंड का समय लग गया है। लेकिन ये बताइए पहले के लिए स्पीड कितनी रही है, 14.4। तो 14.4 5 सेकंड में जा रहा है, तो 5 सेकंड यहाँ पे है, 14.4 यहाँ पे, इनको क्या देंगे हम, प्लॉट कर देंगे। प्लॉट कर दिया। उसके बाद दूसरे की हम बात करेंगे, तो दूसरे के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम है, यहाँ पे मैंने 10 सेकंड का टाइम प्लॉट किया है। उसके बाद से इसमें 0.8, 0.8 कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा, यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे फिगर अच्छे से जूम नहीं हो पाया, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर है 0.8, इसको समझिएगा। यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट आपका 0.8, 0.8 के साथ जब समय लगा, स्पीड है, तो उसकी जो टाइमिंग लगी है वो 10 सेकंड लगा है। और जब 5 सेकंड का टाइम लगा तो 14.4 मीटर प्रति सेकंड लगा है। अब दोनों की अलग-अलग क्या दिखेंगे, दो अलग-अलग आपको त्रिभुज बन रहा है ना त्रिभुज। ये भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के क्या करेंगे हम, पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब हम ए ओ बी की क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आपका समकोण त्रिभुज, इसका क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है। तो बेस आपका क्या है, तो ओबी है, और हाइट क्या है, तो ओए है। 1/2 14.4 आपकी ओबी है, मतलब स्पीड है इसकी, 5 सेकंड इसका टाइम है। काट के मैंने इसको क्या कर लिया, हमारा 36 मीटर आया, 36 मीटर स्क्वायर, यही हुआ ना, 36 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का स्क्वायर यूनिट होता है ना भैया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मीटर ही होगा, क्योंकि एक ही मीटर ही तो है, मीटर ही होगा। अब हम बात करेंगे इसकी, किसका, तो ये वाला आपका है आपका सी, ये है आपका सी ओ, और आपका सी, और ये आपका बीच वाला ओ है, और ये आपका डी है। क्लियर है। 1/2 गुणा ओडी इसमें भी लगा देंगे, 1/2 गुणा ये आपका टाइम है, ये काट लेंगे तो 4.1 मीटर यहाँ से आया। कहने मतलब प्लॉट करके समझा दिया, वहां के दोनों को क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कौन सी ज्यादा। जाहिर सी बात है 36 मीटर जा रही है, तो पहली कार क्या कर रही है, ज्यादा दूरी तय कर रही है। अगला पॉइंट है, इसमें देखिएगा, ये नॉर्मल से आपको जवाब देने हैं बस इस क्वेश्चन को। चित्र को देखना है, चित्र को देख करके आपको क्या बताना है कि इनमें तीनों में से कौन सबसे अधिक तीव्र गति से गतिमान है। देखिए, जो पहला पॉइंट है कि जो दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो वस्तु की चाल होती है, और यह वस्तु बी के द्वारा दूरी समय ग्राफ की ढाल सबसे अधिक है, किसकी, तो बी की। ठीक है ना। यानी देखिए, यानी जो बी की है वो उसकी ढाल सबसे ज्यादा है ना, सबसे अधिक है। इसलिए जो तीव्र गति होगी, वो तीव्र गति से गतिमान होगी, वो किसकी होगी, तो बी की होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, ए, हाँ चलिए ठीक है।
दूसरा पॉइंट है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? भैया तीनों की स्पीड अलग है, तीनों की टाइमिंग अलग है, तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों की सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या होती हैं, परस्पर काट दे रही हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। तीसरा, जिस समय बी ए से गुजर रहा है, कौन है ये जो बी है, वो ए से गुजर रहा है। देखिए ए वाला कहाँ है, ए ये है और बी ये है। गुजर कब रहा है, यहाँ पर, ठीक है, गुजर रहा है। उस समय सी प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। ऐसा वही पूछ रहा है कि सी कितनी किलोमीटर दूरी तय करती है, तो सी की जो डिस्टेंस तय कर रही है, दूरी यही तो है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहा है दूरी, देखिए 8 किलोमीटर यहीं पे आ रहा है ना, पॉइंट कहाँ बन रहा है, 8 के आसपास बन रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस यहीं पे तय कर रही है कितना, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, जब आपका बी सी से गुजरता है, यानी बी और सी की बात कर रहे हैं, सी का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, इसको क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करें आपका किसका, जब बी सी से गुजरता है, यानी बी ये है और सी ये है, यानी बी ये हो गया और सी ये हो गया। जब गुजर रहा है तो बताना है कि तो आपका बी मतलब बी कितने किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो बी जो कितने किलोमीटर दूरी कर रही है, 4 ये है, 4, 5, ये लगभग 6 के आसपास आएगा, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रही है। क्लियर है? अब आते हैं हम 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर क्या कह रहा है, आसान है कि 20 मीटर की ऊंचाई पर एक गेंद को गिराया जाता है, तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक समान त्वरण से बढ़ती है। तो यह किस वेग से धरातल की तरफ टकराएगी और कितने समय के पश्चात के बाद से ये धरातल पर टकरा कर गिर जाएगी? भैया उसका जब जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग। 20 मीटर की दूरी है, मतलब यस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है उसका त्वरण। तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो आप फार्मूला जो आपका गति का समीकरण हो तीसरे रूप में क्या करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब वही बताया ना, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2as। बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई ना। तो आप इसमें फार्मूला पुट करेंगे, आपका टाइम क्या आ जाएगा 2 सेकंड का। क्लियर है? नहीं, यहाँ पे आपको भी पता चलेगा, भी का मतलब कि आपको गेंद वेलोसिटी पता चलेगा, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड से टकराएगी। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे हम, आपको समय बताना है, तो समय के लिए आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। पहला समीकरण आसान है, v बराबर यू प्लस ए टी, वहां पे रख सकते हैं, तो 2 मिनट का टाइम 2 सेकंड का टाइम आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह है जो 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या को वृत्ताकार कक्ष में घुमा रहा है। यदि वो 24 घंटे में पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो उसकी चाल का परिकलन करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बट ध्यान ध्यान देने की जरूरत है। आपका क्या है, आपका रेडियस ही तो है उसकी डिस्टेंस, और आपका टाइम 24 घंटे का है। उसको सेकंड में, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो सेकंड में ही देखेंगे, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करा लिए, तो इतना आ गया। अब आपको चाल बताना है, उसका भी बताना है, तो आपका जो उसका सरकमफेरेंस होगा, उसमें हम समय से भाग दे देंगे, तो आपकी वाली वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू बस पुट करना है, आंसर आ गया। अब आते हैं हम चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए चैप्टर वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु है के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न के उत्तर आपको दिया गया है। कह रहा है कि क्या उसकी जो विस्थापन है वो शून्य हो सकती है। देखिए दूरी आपकी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो सकता है। हाँ, जब वस्तु अपनी गति पूरी करने के बाद से फिर से अपने, अच्छा आप बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने दूरी तय किया, फिर यहीं पे आप वापस आ जा रहे हैं, तो ये दूरी तो हुई, लेकिन इसका विस्थापन क्या हुआ, इसका विस्थापन आपका शून्य हो गया। क्लियर है? दूसरा प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न है, एक किसान है जो 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो आपको बताना है कि 2 मिनट के बाद से किसान विस्थापन का परिमाण क्या होगा। अच्छा, इसका आप देखिए यहाँ पर उत्तर दिए हैं हम, इस प्रकार से आपके प्रश्न में मैंने बताया भी है, इसके पहले वाले प्रश्न में भी देख लीजिएगा। वैसे देखिए, एक ये वर्गाकार खेत है ना, 10 मीटर की भुजा है, तो 10 10 10 10, इसका मतलब कुल आपकी जो दूरी चली गई वो 40 मीटर की चली गई। समय आपको बताना है कि जो दूरी चली गई है पहली जो 40 मीटर, वो आपकी 40 सेकंड में चलेगी। इसका मतलब जो स्पीड रही होगी वो 1 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। इसका मतलब अब आपसे पूछा जाए कि अब आपको 2 मिनट और 20 सेकंड में जाना है, इसका मतलब 140 सेकंड में जाना है, तो वहां पर आप दूरी कितनी जाएंगे,
स्पीड इनटू टाइम, इसका मतलब स्पीड 1 है और 140 सेकंड में जाना है, तो इसका मतलब आप 140 ही तो जाएंगे। अब आपको टोटल राउंड बताना है, तो 140 में 40 से भाग देंगे 3.5, इसका मतलब 3 राउंड तो कंप्लीट ही कर लेगा। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। लेकिन चौथे राउंड में केवल हाफ गया है वो, ध्यान दीजिएगा। तो हाफ गया तो इसका मतलब यहाँ से शुरू किया होगा तो हाफ तो यहीं आएगा ना। तो इसका जो आपको क्या बताना है, विस्थापन बताना। अब विस्थापन इसकी मिनिमम दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी मिनिमम दूरी हो गई। अब बहुत लोग सोचेंगे सर ये भी तो हो सकता है, अरे विस्थापन पूछ रहे थे इसकी मिनिमम दूरी तो होगी, इसका मतलब ये आपका कौन सा क्या रूप बन रहा है, ये एक प्रकार का ये बन रहा है आपका त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। ये इसका हाइपोटेनस हो गया, इसका मतलब कर्ण हो गया। इसका मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बात वही हो गया। ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट में 200 का स्क्वायर, इसका मतलब बाहर निकल गया, इसकी वैल्यू 10 अंडर रूट 2 मीटर हो गया। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर यहाँ पे देख लीजिए, उसका भी आंसर हमने लिखा है। कह रहा है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। पहला, क्या यह शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है, यह शून्य हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। इसकी दूरी कभी भी विस्थापन कभी भी आपकी इससे दूरी नहीं होती, क्योंकि विस्थापन हमेशा का हमेशा बोला जाता है कि वो हमेशा का हमेशा न्यूनतम दूरी होती है, कभी भी अधिक इसकी नहीं हो सकती। ये ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने क्लियर कट में लिखे गए हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले में। यहाँ पे आपको सभी के सभी प्रश्नों का जवाब है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि आपको पहली बात चाल और वेग में अंतर बताना है। तो चलिए पहले चाल और वेग में अंतर को हम देखते हैं। चलिए, चाल, कोई भी पिंड है वो इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, उस मतलब जितनी एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, तो चाल कहलाती है। और चाल का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक आप पढ़े ही है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और एक प्रकार की क्या होती है, ये अदिश राशि होती है, ठीक है। चाल केवल वस्तु के परिमाण का बोध कराती है, इसलिए तो अदिश है। दिशा का बोध इसमें नहीं होगा। वहीं पे हम वेलोसिटी की बात करें तो ये कोई पिंड इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है। वेग क्या होता है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। ये उसका जो वेग होगा, ये यही जो कहलाएगा वेलोसिटी कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ये देखो इसका भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है और उसका भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है, लेकिन ये सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा होती है और परिमाण का तो बोध हो ही रहा है, इसलिए दोनों के होने के साथ साथ ये सदिश राशि है। और वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। और वहीं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दोनों समझ में आया। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब होगा जब उसकी जो कुल दूरी होगी वो कुल विस्थापन के बराबर होगी। तो वस्तु का मार्ग सीधा होगा और एक दिशा में होगा, इसका मतलब कि पीछे मुड़े या दिशा को बदलें तो इसमें कोई परिवर्तन न हो। और तब उसका जो औसत वेग का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा और औसत जो चाल होगी वो भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। क्लियर है मेरी बात। अब आते हैं तीसरी में। तीसरा क्या कह रहा है कि जब एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, ओडोमीटर उसकी चली गई दूरी को मापता है, दूरी को दिखाता है यहाँ पर, ठीक है ना, दूरी को दिखाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। जब एक समय मार्ग होगा तो इसका मार्ग एकदम सीधा होगा, एक समान होगा, इसका मतलब कि सीधी रेखा पर चलेगी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आ गया ना, सीधी रेखा में होगी। परंतु यदि वो चाल उसकी एक समान है और दिशा बदल रही है तो समान वेग और वृत्तीय गति होगा और उसका मार्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा, वक्राकार हो जाएगा। जैसे आपका वृत्त है, समान तो है स्पीड लेकिन उसकी दिशा हमेशा क्या हो रही है, बदल रही है, इसका मार्ग क्या कैसा होगा, तो वक्राकार होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान एक अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लग रहा है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन उस अंतरिक्ष की दूरी क्या होगी। इस प्रकार के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें ये बताइए समय कितना लगा है, समय आपका 5 मिनट का लगा है। वही बेतार सिग्नल की जो चाल है वो कितनी है, तो 3.3 × 10⁸ ये चाल है उसकी। अंतरिक्ष यान की जो दूरी बात करेंगे तो चाल गुना समय होता है, तो u इंटू टी हो जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 × 10⁸ मीटर इसका आंसर हो जाएगा। पांचों क्वेश्चन के आंसर होगा। चलिए अगले की तरफ, ये आपके एग्जाम्पल हैं, उनको समझा देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल समझिए इसका, देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि उषा ने 90 मीटर की लंबे तालाब में तैरती हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो क्या करती है, सरल रेखीय पथी पर जाती हैं और फिर वो वहां पर वापस आती हैं। उसके दौरान उनको 180 मिनट की दूरी लग रही है। 180 मीटर की दूरी वो तय कर रही हैं 1 मिनट में। तो उसकी औसत चाल और औसत वेग को बताना है आपका। मैंने दोनों में डिफरेंस बताई है। जब आपको औसत चाल की बात करेंगे तो कुल दूरी की बात करेंगे। जब औसत वेग की बात करेंगे, कुल विस्थापन की बात करेंगे। ये बताइए, जब औसत चाल की बात करेंगे तो तय की गई कुल दूरी और कुल समय होगा। तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो 180 मीटर कितने मिनट में जा रहा है? 1 मिनट में। अब इसको क्या करेंगे, मीटर को अब इसको इसको हम सेकंड में चेंज कर लें। मीटर प्रति सेकंड चाल की आपकी एसआई यूनिट हो गई। तो इसको नॉर्मली हम 180 बटा 60 से भाग देंगे तो आपका 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी औसत चाल आ गया। और वहीं पे औसत वेग की बात करेंगे तो कुल विस्थापन बटा कुल समय हो गया। तो विस्थापन कितना हुआ? जब वापस आ जा रहा तो विस्थापन उसका तो जीरो हो गया ना। इसका मतलब कंप्लीट उसका क्या हो जाएगा, औसत औसत जो वेग होगा वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो उषा की औसत जो चाल होगी वो 3 मीटर प्रति सेकंड और औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकंड होगी। समझ में आया? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विरामावस्था में राहुल जो है अपनी साइकिल से चलना शुरू करता है। इसका मतलब यू की वैल्यू 0 है, ठीक है। और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करते हैं। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब v की वैल्यू है। अब कह रहा है कि साइकिल का वेग 5 सेकंड कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और और आपका जो दो स्थितियां दी गई ना, जो पहली स्थिति की बात करेंगे तो आपका कह रहा है कि दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का फॉर्मूला यही तो होता है, ए बराबर फाइनल वेलोसिटी अपान इनिशियल वेलोसिटी अपान टी। बस नॉर्मली इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस देख लीजिए। पहली बात, आपको समीकरण दे रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 6 है और इनिशियल 0 है। 30 सेकंड का टाइम पहले लगा है तो 2 मीटर प्रति सेकंड। दो अवस्थाएं हैं। दूसरी अवस्था में आपकी जो उसकी आपकी जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दो। अब देखिए, पहले अब यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती, लेकिन फाइनल वेलोसिटी आपकी 6 थी। अब इस दूसरी अवस्था के लिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ही तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मान ली जाएगी। इसका मतलब ये 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी दिया भी है 4 मीटर प्रति सेकंड और टाइम दिया हुआ है इतना। तो बस इसमें रख लेंगे तो आपका -4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? अब आएंगे अभ्यास प्रश्नों की तरफ, हम लेके चल रहे हैं आपको। अभ्यास प्रश्न में है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति है? जब हम कहेंगे, जब उनकी वस्तु की जो चाल होगी, कलर चेंज करते हैं, वस्तु की जो चाल होगी वो एक समान समान समयांतरालों में समान मात्रा में बदलती है और कहा जाता है कि वस्तु एक समान त्वरण में क्या कर रही है, तो वो गति कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वह असमान त्वरण में गति कर रहा है। तो इसका मतलब जब होगा, जब जब आपका असमान की जब चाल समान समयांतराल में असमान मात्रा में बदल रही है। इसका मतलब उसके त्वरण में क्या है, असमानता है। जैसे आपका उदाहरण बोल दें कि ट्रैफिक में जो कोई गाड़ी चल रही है तो कभी तेज हो रही है, कभी धीमी हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरण इसमें मिल रहा है। क्लियर है? दूसरा प्रश्न है न्यूमेरिकल, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इसी को समझा दे रहे हैं। एक रेलगाड़ी है, एक बस है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड में 80 किलोमीटर से घट करके इतना किलोमीटर हो जा रहा है। ये बताइए, ये आपका u है और ये आपका v है और ये आपका t है। तो आपका बस का a बताना है त्वरण। तो a बराबर v माइनस यू अपान टी। ये तो नॉर्मल है, लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने वैसे ही लगाया है आपका, इसको समझ लीजिएगा। सेम वही चीज इसमें भी है, इसको भी समझ लीजिएगा। दोनों मैंने आपको दे दिया है इसमें। देखना, आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? देखिए, जब हम एक समय गति की बात करेंगे तो वहां जो दूरी समय ग्राफ होगी वो सरल रेखा में होगा। वहीं जब हम असमान समय गति की बात करेंगे तो जो जो वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो आरेखीय परिवर्तन को दर्शाता है। हमेशा उसमें क्या होता है, तो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु में गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? देखिए, जब वस्तु स्थिर अवस्था में है या स्थिर है, इसका तात्पर्य यह है कि समय बीतने के साथ साथ वस्तु की जो स्थिति मतलब उसकी जो दूरी होगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तभी वो एक समान समांतराल में सरल रेखा पर गतिमान है। थर्ड नंबर की तरफ आते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में
आप क्या कह सकते हैं कि जिसका चाल और समय ग्राफ समय के समानांतर एक सरल रेखा है। कह सकते हैं इसका अर्थ यह है कि जब वस्तु की चाल समय के साथ नहीं बदलती है, यानी वो हर क्षण समान दूरी क्या कर रही है, वो तो तय कर रही है। बात बात यही है, नॉर्मल चीज है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? तो जो मापी गई राशि होती है वो क्या होती है? वो विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। क्या होती है? विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। अगला, ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उनको समझते हैं। ये बुक के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा दे रहा है। एक रेलगाड़ी है आपकी, ठीक है, वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से प्राप्त कर लेती है। तो मान लें कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन करना है पहले त्वरण, उसके बाद दूसरा बात करना है कि उस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी की चली गई दूरी। ये भाई विरामावस्था में तो u जीरो होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उसको चेंज करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्यों? क्योंकि 72 को जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 चौक को 72 होगा और 5 चौक को 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और टी आपका 5 मिनट, इसका मतलब सेकंड में चेंज करेंगे तो 300 सेकंड होगा। अब हम नॉर्मली जब त्वरण ज्ञात करते हैं तो ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी रख लिया, हमारा आंसर इतना आया, आ गया। दूसरी बात करना है कि जब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ये बताए, अब हमने समीकरण की बात करना है, तो किस समीकरण में दूरी दिखाया गया है? तो थर्ड वाली, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू आपकी दिया हुआ है 72, ये दिया हो ना, और जिसकी वैल्यू आप 20 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे, 72 नहीं रखेंगे। इसका मतलब यस की वैल्यू बताना है, तो यस बराबर v स्क्वायर बाई 2a होगा। नॉर्मली पुट कर देंगे तो 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। समझा दिया मैंने, यही समझाना था आपको। दूसरा क्वेश्चन है, कोई कार है वो एक समान रूप से त्वरित है। समझ दिख नहीं रहा क्या? चलिए, कोई कार है वो एक समान रूप से त्वरित है, ठीक है, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से होकर के वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त करता है। इसका मतलब एक u दिया हुआ है और ये v दिया हुआ है, ये t दिया हुआ है, तो त्वरण बता नहीं लेंगे क्या भैया? इसमें क्या है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। बस आपको क्या करना, इस 18 को, जिसे 18 दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराइए, काट दीजिए। इसका मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड पहले के लिए आ गया स्पीड। और इसकी बात करेंगे 36 को, तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 18 दूना 36 का मतलब दूसरे के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर फाइंड करिए। वही बात इसमें दिया गया और कुछ नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ नॉर्मली रूप से, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। दूसरे में दूरी बतानी है तो आपका सेकंड वाले समीकरण को फॉलो कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, कह रहा है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने के बाद से गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार को ब्रेक लगाए जाने के बाद से 2 सेकंड का समय ले रही है, तो समय में तय की गई दूरी की गणना करना है। ये बताइए पहले क्या क्या दिया, वहीं से आपको कंफर्म हो जाएगा। ए की वैल्यू है त्वरण कितना, तो -6, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो -6 मीटर प्रति सेकंड। समय आपका 2 सेकंड का है। फाइनल की वेलोसिटी आपकी रुक रही है, इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, 0 हो रही है। क्लियर है मेरी बात? आप ये बताइए, ए पता है, टी पता है, बी पता है, आपको बताना है दूरी, यस बताना है। तो पहली बात, हम इसमें से क्या निकालेंगे? पहले हमको इनिशियल पता होगा, तभी तो हम जाकर किसी समीकरण में रख पाएंगे। और दूरी निकालने के लिए आपको यही वाला फार्मूला चाहिए, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम पहले समीकरण नंबर 1 से आएंगे, भी बराबर यू प्लस ए टी से। वहां पे हम यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना निकल गया आपका 12। अब आकर के यू की वैल्यू इसमें फाइंड कर लेंगे, रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा नॉर्मली रूप से। ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे सभी चीजों की, u की वैल्यू 12, 2 सेकंड 1/2 यू टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू -6 है, टी स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2। आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, 12 मीटर आंसर आएगा। अब इसको देखिए, इसका भी आंसर के सॉल्यूशन सारे हमने दे दिए हैं, एक ही साथ मैंने सबके सब आंसर दिए हुए हैं। सॉल्यूशन समझा दे रहे हैं हम आपको। कोई बस है जिसको विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है, 2 मिनट तक वो 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, एक समान त्वरण से चल रहा है, तो परिकलन करना है कि प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। चलिए इसको समझिए, आपको यू बताएं हम कितना है, इसको बड़ा कर ले रहा हूं। हमने बताया यू कितना है, तो यू आपका 0 है। समय 2 मिनट का लग रहा है, इसका मतलब 120 सेकंड है।
त्वरण आपका एक 0.1 मीटर प्रति सेकंड है। आपको पहला बताना है क्या? तो पहला बताना है आपको कि आपको चली गई दूरी बतानी है, मतलब चाल बताना है उसका, ठीक है ना? तो चाल बताना है तो इसका मतलब u दिया है, t दिया है, a दिया है, तो इसको नॉर्मली समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको दूरी बतानी है, दूरी के लिए आप समीकरण नंबर 2 का हेल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर राइट इक्वल टू 2as, इसको भी आप रख सकते हैं क्योंकि आपको a पता है, b पता है, u पता है। आप यहाँ से भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से भी रख सकते हैं, तो वैल्यू उतना ही आएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई भी रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाया जा रहा है, तो आपकी जो उसका त्वरण है वो माइनस में चला जा रहा है और इतना त्वरण उत्पन्न कर रही है, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, इसका मतलब यश बताना है। यश को बताने के लिए देखेंगे आपके पास क्या क्या है। हमारे पास देखिए क्या क्या, हमारे पास u है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, हमारा 5/18 से मल्टीप्लाई करा के 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। त्वरण हमारा निगेटिव में है क्योंकि यहाँ पर विपरीत चल रहा है, तो माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 दी हुई है। आप ये बताइए, जब v दिया है, a दिया है, u दिया है, तो आपको क्या बताना है? इसमें बताना क्या है? दूरी ही तो बतानी है। तो आप डायरेक्ट क्या रख लेंगे? आप रख सकते हैं आकर के समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि इसमें समय आपका नहीं दिया हुआ, इसलिए हम समीकरण नंबर 2 का हेल्प नहीं करेंगे, समीकरण नंबर 3 में आएंगे और यहाँ से आपको आंसर। देखिए तीनों समीकरण आपको याद होना चाहिए, v बराबर u प्लस at, उसके बाद है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तृतीय समीकरण होता है। द्वितीय समीकरण v बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है, ये दूसरा होता है, ये पहला होता है, ये तीसरा होता है। ठीक है, तीनों समीकरण याद होने चाहिए एकदम जुबान पे। देखिए आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, इसमें से कुछ नहीं करना, आपको समझाने की क्या बात है, इसमें हम आपको दे दिए हैं, पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, इसमें से आप देख सकते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए समझा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत तो कहेंगे कि समझाए नहीं सर। कह रहा है कि एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड समय के पश्चात उसका मतलब भी बताना है आपको। ठीक है ना? देखिए समझिए यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट कैसे मैंने समझाया है। u बराबर 0 दिया है ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से आ रही है, वेग उसका स्टार्टिंग में नहीं था कुछ। ए उसका दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद से आपका 3 सेकंड तक का टाइम दिया है, भी आपको बताना है, तो नॉर्मली समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चौथा नंबर की तरफ आते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? एक कार रेसिंग कार को एक समान त्वरण से ए की वैल्यू दी हुई है, गति प्रारंभ करने से 10 सेकंड का समय के पश्चात, इसका मतलब टी की बात बताना है और आपको यस बताना है। तो यहाँ पर जहां पर ए देखो क्या दिया है, ए दिया है, टी दिया है, यस बताना है, एक समान त्वरण से आ रहा है, तो आपको कौन कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं इसमें? आप बताइए। नॉर्मली रूप से आप यू इसकी इनिशियल 0 हो जाएगी, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। समझने वाला पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पहले हम आपको समझा दे रहे हैं। एक पत्थर है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग की तरफ से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान उसका जो पत्थर है वो नीचे की ओर दिष्ट हो रहा है और 10 मीटर प्रति सेकंड है उसका त्वरण, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे पहुंचने में कितना समय लगा? अब यहाँ पे देखिए, पहली बात आपको 5 मीटर आपका क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। पहले इसके एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, ऊपर की ओर से फेंका जा रहा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इसका मतलब u की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, तो u की जो वैल्यू दी हुई है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार दी हुई है। वेलोसिटी नीचे की तरफ फेंकी जा रही है, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज में आएगा। अधिक ऊंचाई पर जो उसका वेग होगा वो क्या होगा, v बराबर 0 होगा। अब ये बताइए, जो आपकी अधिकतम ऊंचाई है वही उसकी दूरी होगी, जो अधिकतम ऊंचाई है वही उसकी क्या होगी, दूरी होगी, इसका मतलब यस ही क्या होगा, h होगा। भी आपका 0 है, u 25 है, 2 मल्टीप्लाई इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते, h की वैल्यू कितनी आ गई, 1.25 मीटर, इसका मतलब इतने मीटर पर वो क्या करेगा, उसकी अधिकतम हाइट होगी। उसके बाद उस हाइट पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा, तो नॉर्मली इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि भी पता हो गया, u ऑलरेडी पता है, a हमको पता है, t बताना है, नॉर्मली पुट करके हम निकाल लेंगे। तो हाइट अधिकतम ऊंचाई 1.2825 और टाइम 0.5 सेकंड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए
अब आपने इस चैप्टर से क्या-क्या सीखा इनको ज़रूर पढ़िए। देखिए, यहाँ पे समझिए, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इनकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। क्लियर है? एक वस्तु की गति का समान या असमान होना वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो नियत है या बदल रहा है। यदि प्रत्येक इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ही उसकी चाल होती है और प्रति इकाई समय में हुआ उसका विस्थापन उसका क्या होता है? तो वेग होता है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला क्या होता है? तो परिवर्तन होता है। क्लियर है? ये ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही वस्तु की जो गति है निम्न समीकरणों के माध्यम से ज्ञात किया सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का द्वितीय समीकरण यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का तृतीय समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है? जहां पर u आपका प्रारंभिक वेग, t आपका समय, v अंतिम चाल, a त्वरण, क्लियर है, यस आपकी दूरी। अब आते हैं हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हम देखेंगे। क्लियर है? चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि दैनिक जीवन में हमें किन वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखने को मिलता है? तो पक्षी, जल, रक्त और मोटर गाड़ियां, ये आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सूर्योदय, सूर्यास्त और मौसम परिवर्तन की घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है पृथ्वी की गति, ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए गतिशील प्रतीत होती है लेकिन दूसरे के लिए स्थिर है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं सापेक्ष गति, इसका मतलब कि रिलेटिव मोशन। अगला पॉइंट, बस के अंदर बैठे यात्री के अनुसार साथी यात्री विरामाम अवस्था में है क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इन दोनों यात्रियों की गति क्या होती है? एक प्रकार की होती है, समान होती है। कह की वृत्तीय गति पर गति करने वाली वस्तु का उदाहरण कौन सा है? तो वृत्तीय गति पर जैसे इस प्रकार की गति कौन है? यही है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति एक प्रकार की वृत्तीय गति का उदाहरण है। हवा की गति का अनुमान हम किससे लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई धूल कण उड़ रहा हो या पेड़ की पत्तियां हिल रही हो, वहां से हम हवा की गति का अनुमान लगा सकते हैं। कह रहा कि सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति बस में बैठे यात्रियों को किस रूप में देखता है? तो उसको हमेशा का हमेशा उसको गतिमान रूप में दिखाई देगा। ठीक है? कौन सी गति जटिल हो सकती है और कई तरह की क्रियाएं एक साथ कर सकती हैं? ये कौन सा होगा? तो ये होगा आपका, मान लीजिए सीधी रेखा हो, वृत्तीय हो, घूर्णन हो, कंपन का संयोजन हो, ये काफी इनकी गति जटिल होती है और कई तरह की क्रियाएं एक साथ ये कर सकते हैं। 9 नंबर की तरफ आते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की गति का अनुमान क्यों नहीं लगा पाते? इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि सभी वस्तुएं पृथ्वी के समान गति से क्या है? गतिमान है, इसलिए हम इसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। 10 नंबर की तरफ, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या निर्धारित करना आवश्यक है? सबसे पहले उसके मूल बिंदु मतलब निर्देश बिंदु को आवश्यक करना होता है कि हमें जाना कहाँ है। क्लियर है? अगला पॉइंट आपके सामने, यदि किसी गांव में स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है तो स्कूल की स्थिति निर्धारित करने के लिए रेलवे स्टेशन को क्या माना जाएगा? उसी को माना जाएगा, ये आपका निर्देश बिंदु है, हमारा टारगेट पॉइंट है, ये मूल बिंदु है। सरल रेखीय गति किस प्रकार की गति है? तो सरल रेखीय जो गति होती है एक प्रकार की सीधी रेखा में गति होती है। विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है? देखिए, विस्थापन और दूरी में अंतर ये होता है कि दूरी केवल अंकीय मान होता है और विस्थापन की दिशा सहित न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी होती है और दूरी क्या होता है? एक अंकीय मान होता है। ये आपके दोनों में अंतर है। दूरी कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती, वहीं विस्थापन आपका शून्य हो सकता है। क्लियर है? करा कि यदि वस्तु 0 से ए तक 60 किलोमीटर और फिर ए से सी तक 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन क्या होगा? मैंने बोला कि विस्थापन वो चीज होता है जो दूरी की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। इसका मतलब कि 60 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 14 नंबर आइए, 14 नंबर क्या कहता है कि वस्तु प्रारंभिक बिंदु ओ से प्रारंभ होती है तो विस्थापन और दूरी किस प्रकार होंगे? देखिए, विस्थापन तो 0 हो जाएगा लेकिन दूरी आपकी 0 नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी सी।
किसका अंकीय मान केवल परिमाण से व्यक्त किया जाता है? ठीक है, देखेंगे इसमें। ये होता है आपका दूरी और विस्थापन, इसका परिमाण होगा। अगला पॉइंट 17 नंबर। 17 नंबर देखते हैं कि विस्थापन की परिभाषा क्या है। तो वही तो होगा जो उसकी जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है ना प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की, वही आपके विस्थापन कहलाएगी। दूरी और विस्थापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए और अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए दूरी और विस्थापन का प्रयोग किया जाता है। दूरी और विस्थापन में मापन में क्या अंतर है? दूरी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ होती है, और वहीं विस्थापन उसकी न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है कि स्वचालित वाहनों में दूरी दिखाने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम ओडोमीटर का नाम देते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समान गति के लिए क्या आवश्यक है? एक समान गति के लिए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। अगला पॉइंट, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो दूरी कैसे हो सकती है? दूरी यही होगी कि उसकी दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। क्लियर है? वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इकाई समय में तय की गई दूरी, तो वही आपकी कहलाती स्पीड। इसको क्या बोलते हैं? हम चाल का नाम देते हैं। 24 नंबर है, 24 नंबर कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति आवर नहीं होता है। यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ बदलती रहती है तो उसकी चाल को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? उसकी चाल को हम औसत चाल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर वास्तविक जीवन की वस्तुएं किस प्रकार की गति में होती हैं? अधिकतर वस्तु की जो गति वास्तविक जीवन की जो वस्तुएं गति होती है ना, वो हमेशा का हमेशा असमान गति में होती है। क्लियर है? 27 नंबर है कि किसी राशि को किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? तो वो उपयोग किया जाता है किसके लिए? वेग, वेलोसिटी। ठीक है ना? यदि वस्तु समान रूप से अपने वेग को परिवर्तित कर रही है तो औसत वेग प्राप्त किया जाता है। औसत वेग वही होता है कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग भागा 2। ऑप्शन नंबर सी। वेग और चाल में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, चाल केवल परिमाण होता है, वहीं आपका जो वेग होता है वो परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये सदिश राशि होता है और ये अदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर की तरफ आते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है? परिवर्तन शून्य जब होगा जब आपका क्या होगा? एक समान रूप से सरल गति में होगा। अगला पॉइंट है 31 नंबर, इसका जवाब देते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में वस्तु की गति असमान है तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होता है? तो समय के साथ क्या होता है? वो परिवर्तित होता रहता है। किस भौतिक राशि को प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की माप आपकी त्वरण कहलाती है, बी माइनस यू अपान टी। अगला पॉइंट 33 नंबर क्या कह रहा है कि त्वरण का सूत्र क्या है? तो ए बराबर भी माइनस यू अपान टी। यदि त्वरण वेग की दिशा में है, इसे इसे क्या कहा जाएगा? तो उसको हम धनात्मक त्वरण का नाम देते हैं। वहीं आपसे त्वरण का एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। त्वरण किससे संबंधित है? तो त्वरण वेग में परिवर्तन और समय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। दूरी समय ग्राफ के लिए किस क्षैतिज मतलब क्षैतिज का मतलब एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर अक्ष का मतलब वाई एक्सिस प्रदर्शित करता है दूरी समय ग्राफ में। समय को कभी भी नीचे रखते हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे, और दूरी को हमेशा वाई एक्सिस पे रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? जब एक समय चाल से चलेगा तो दूरी समय ग्राफ हमेशा का हमेशा सीधा रेखा बनाएगा। दूरी समय ग्राफ का ओबी भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है? ओबी भाग जो प्रदर्शित कर रहा है वो एक समान दूरी से बढ़ा रही है। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी ग्राफ किसके समानुपाती होता है? तो वो समानुपाती होता है दूरी के।
किसके होता है, दूरी स्क्वायर नहीं है, वो दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, यदि दूरी समय ग्राफ दूरी को विस्थापन के बराबर मान लिया जाए तो क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो वही प्राप्त किया जाता है औसत वेग। वेग के लिए विस्थापन की जरूरत पड़ती है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है ना। 42 नंबर क्या कह रहा है कि जो त्वरित गति होती है वो दूरी समय ग्राफ को कैसे अंकित की जा सकती है, तो वो अंकित की जाती है आपकी समांतर रेखा और बिंदुओं के माध्यम से। दूरी समय ग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, दूरी समय ग्राफ का प्रयोग आपको वस्तु की चाल और दूरी दोनों को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। असमान चाल का दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, जब असमान होगा तो वो उसको हमेशा कर्व लाइन के द्वारा दिखाया जाएगा, मतलब वक्र लाइन के द्वारा दिखाया जाएगा। 45 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की दूरी समय के साथ समान अनुपात में नहीं बढ़ रही है तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि वस्तु की जो है वो असमान चाल से चल रही है। क्लियर है मेरी बात। वेग समय ग्राफ में समय को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, तो समय को कभी भी नीचे, नीचे का मतलब हमेशा का हमेशा वो वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं, नीचे एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा कि वेग समय ग्राफ में समय को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, नीचे वही बात आ गया, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस। वेग समय ग्राफ में वेग को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, तो वेग को ऊपर, इसका मतलब कि वाई एक्सिस, मतलब कि ऊर्ध्वाधर में इस प्रकार से यहाँ पर वेग या दूरी को प्रदर्शित करते हैं और नीचे समय को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा, उसका वेग समय जो ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष के समांतर और सीधा रूप से होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरी बात। एक समान वेग से चल रही कोई वस्तु का वेग समय ग्राफ और समय का गुणनफल किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है आपका विस्थापन को। किसको, तो विस्थापन को। कह रहा है कि वेग समय ग्राफ और समय के अक्ष के द्वारा जो घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपका विस्थापन के बराबर होता है। वेग समय ग्राफ का प्रयोग किस प्रकार की गति के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो वेग समय ग्राफ का प्रयोग आपका केवल विरामावस्था, ठीक है ना, एक बार मैं कंफर्म कर लूं इसको, एक सेकंड। इसका जो सही आंसर वो मेरे ख्याल से दोनों होगा, बी और सी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी और सी दोनों होगा। ठीक है ना, एक समान और त्वरित गति के लिए भी होता है और केवल विरामावस्था के लिए भी हम करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट, वेग समय ग्राफ का प्रयोग किस प्रकार की गति के अध्ययन में किया जाता है, बात वही आ गया क्या, रिपीट हो गया ना, वो रिपीट हो गया, दो दो क्वेश्चन इसमें, कोई बात नहीं। अगला आइए 54, असमान चाल और एक और समान चाल के दूरी समय ग्राफ में मुख्य अंतर क्या है। एक समान चाल में सीधी रेखा होती है और असमान चाल में क्या होती है, तो वक्र रेखा होती है। वेग समय ग्राफ का अध्ययन हमें कौन सी भौतिक राशि ज्ञात करने में मदद करता है, तो ये जो आपका जो मदद करता है वो कौन सा है, वो विस्थापन और चाल। किसके लिए, विस्थापन और चाल के लिए। अब आते हैं 56 की तरफ, यदि किसी वस्तु का वेग समय अंतराल में समान रूप से बदलता है, इसको क्या कहा जाता है, जब समान रूप से बदलेगा तो उसको हम यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन बोलेंगे, एक समान त्वरित गति का नाम देते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसी होगी, तो वो जो होती है वो सीधी होती है। कैसी होती है, तो सीधी रेखा होती है। असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ की आकृति कैसी हो सकती है, तो ये हो सकती है आपकी किसी भी आकृति की, मतलब की कर्व लाइन हो सकती है इस प्रकार की। अगला पॉइंट है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो किस भौतिक राशि के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो विस्थापन के बराबर होता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति के ग्राफ में मुख्य अंतर क्या होता है, इसका जो मुख्य अंतर होता है वेग समय ग्राफ की आकृति होती है जो सीधी रेखा और वक्र रेखा को दिखाती है। वेग समय ग्राफ का अध्ययन करने का मुख्य लाभ क्या है, इससे हमें दूरी, विस्थापन और त्वरण का पता लग जाता है।
ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंतिम वेग भी प्रारंभिक वेग u और दूरी s हो तो त्वरण कैसे क्या होगा, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें। तो थर्ड नंबर इक्वेशन की तरफ जाएंगे जो आपका कौन सा होगा, a बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as होता है, ये यहीं से आया है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वहां से हम आपको s की बात करेंगे तो 2a इधर चला जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। इस प्रकार से इसको हम ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। किस समीकरण का उपयोग करके किसी वस्तु के वेग और दूरी के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो आपका प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग दिया नहीं है, तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों की बात कर रहा है, तो वेग और दूरी दोनों की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। तो प्लीज अब यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म होता, अगला चैप्टर देखते हैं।